दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था एक्सरसाइज प्रस्थान संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए अपतटीय सुरक्षा, ऑप्शन बी जंगल की आग, ऑप्शन सी हिमस्खलन या फिर ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अपतटीय सुरक्षा। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया था। चलिए अब एक्सप्लेनेशन से आगे की बात समझते हैं। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के तत्वावधान में कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। यह अभ्यास हर 6 महीने में आयोजित होता है, जो अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसका उद्देश्य अपतटीय रक्षा में शामिल सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है। नौसेना के नेतृत्व में इस अभ्यास में विभिन्न तेल ऑपरेटर, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश समुद्री पुलिस, आंध्र प्रदेश मत्स्य पालन विभाग और तटरक्षक बल सहित अन्य हितधारकों की भागीदारी देखी गई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अपतटीय सुरक्षा। चलिए अब आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। कथन 2 है, इसके दिन प्रतिदिन के कार्य की देखरेख 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने वॉशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF मुख्यालय में इसकी पूर्ण बैठक में भाग लिया। IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इसके संगठनात्मक ढांचे में शीर्ष पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, जबकि इसके दिन प्रतिदिन के कार्य की देखरेख इसके 24 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। प्रबंध निदेशक इसके स्टाफ के प्रमुख और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, जिन्हें 4 उप प्रबंध निदेशकों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए केवल 1 कथन सही है। चलिए अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन कामिकेज शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? संवर्धित रियल्टी, मानव रहित विमान, बैलिस्टिक मिसाइल या फिर गश्ती पोत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मानव रहित विमान। चलिए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव के पश्चिम में स्थित एक शहर में 3 कामिकेज ड्रोनों ने हमला किया। कामिकेज ड्रोन छोटे मानव रहित विमान होते हैं जो विस्फोटकों से भरे होते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। ये लक्ष्य से टकराने और विस्फोट होने पर नष्ट हो जाते हैं। इनमें अपने लक्ष्य पर हमला करने के लिए पारंपरिक रक्षा को पार करने की क्षमता है। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के युग के जापानी कामिकेज पायलटों से आया है, जिन्होंने जानबूझकर अपने विस्फोटक से भरे विमान को दुश्मन के ठिकानों में दुर्घटनाग्रस्त करके आत्मघाती हमले किए थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मानव रहित विमान। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? आपके ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कंसर्न वर्ल्ड वाइड या फिर ब्लूमबर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कंसर्न वर्ल्ड वाइड। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2022 जारी हुआ। इस इंडेक्स में भारत 2021 में 101वें स्थान के मुकाबले इस साल यानी 2022 में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तरों पर भूख को व्यापक रूप से मापता है और ट्रैक करता है। 121 देशों में से भारत अपने पड़ोसी देशों नेपाल जो कि 81वें स्थान पर है, पाकिस्तान जो कि 99वें स्थान पर है, श्रीलंका जो कि 64वें स्थान पर है और बांग्लादेश जो कि 84वें स्थान पर है, इनसे भी पीछे है। इस सूची में यमन सबसे निचले स्थान पर है, जिसे 121वीं रैंक मिली है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कंसर्न वर्ल्ड वाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में वांगानुई क्या है? बोस्निया में झूम खेती, कालाहारी रेगिस्तान में कैक्टस की प्रजाति, प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले समुद्री पक्षी की प्रजाति या फिर न्यूजीलैंड में एक नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न्यूजीलैंड में नदी।
न्यूजीलैंड की वांगानुई नदी दुनिया की पहली नदी थी जिसे कानूनी दर्जा दिया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। माओरी लोग लगभग 160 वर्षों से नदी को एक जीवित इकाई के रूप में मान्यता देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। न्यूजीलैंड की संसद ने 15 मार्च 2017 को वांगानुई नदी दावा निपटान विधेयक पारित किया, जिसने उत्तरी द्वीप में वांगानुई नदी और उसके आसपास के इकोसिस्टम को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया। यह नदी 290 किलोमीटर लंबी है, जो माउंट टोंगारीरो के उत्तर पश्चिमी हिस्से से निकलकर तस्मान सागर में गिरती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न्यूजीलैंड में नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। 4वीं शताब्दी में रचित मेघदूतम के प्रारंभिक भाग में कालिदास ने इस मंदिर का विवरण दिया है। इस मंदिर का क्या नाम है? केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर या फिर ग्रीनेश्वर? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, महाकालेश्वर। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक गलियारे के पहले चरण का उद्घाटन किया। महाकाल दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की ओर है। 4वीं शताब्दी में रचित मेघदूतम के प्रारंभिक भाग में कालिदास ने इस महाकाल मंदिर का विवरण दिया, इसलिए विकल्प सी सही है। 13वीं शताब्दी में तुर्क शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने उज्जैन पर अपने हमले के दौरान मंदिर परिसर को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में 5 मंजिला संरचना का निर्माण मराठा सेनापति राणोजी शिंदे ने 1734 में भूमिजा, चालुक्य और मराठा वास्तुकला की शैली में कराया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, महाकालेश्वर। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा क्षमताओं के संदर्भ में अरिहंत क्या है? परमाणु पनडुब्बी, अपतटीय गश्ती पोत, स्टिल्थ फ्रिगेट या फिर कारवेट? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, परमाणु पनडुब्बी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि INS अरिहंत ने परमाणु सक्षम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। INS अरिहंत एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे वर्ष 2009 में लॉन्च और वर्ष 2016 में कमीशन किया गया था। यह भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है, जिसे गुप्त उन्नत प्रौद्योगिकी वेसल यानी ATV परियोजना के तहत बनाया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, परमाणु पनडुब्बी। अगला प्रश्न है, IUCN लीडर्स फोरम 2022 की थीम है अ हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, बिल्डिंग नेचर पॉजिटिव इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, मोबिलाइजिंग एंड टेकिंग एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी या फिर लिविंग सस्टेनेबल इन हार्मनी विद नेचर? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बिल्डिंग नेचर पॉजिटिव इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN ने IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की गति पर आधारित IUCN लीडर्स फोरम लॉन्च किया है। IUCN लीडर्स फोरम का पहला संस्करण कोरिया गणराज्य के जेजू में आयोजित किया गया। यह बिल्डिंग नेचर पॉजिटिव इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज थीम पर केंद्रित था, इसलिए विकल्प बी सही है। यह एक वार्षिक आयोजन है जो प्रकृति संरक्षण और स्थिरता में प्रभावशाली परिवर्तन हेतु कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए दुनिया भर के नेताओं और चेंज मेकर्स को एकत्रित करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बिल्डिंग नेचर पॉजिटिव इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। अगला प्रश्न है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी EAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहला पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। कथन 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ भी इसके सदस्य हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। हाल ही में भारत ने वियतनाम के हनोई में छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी EAS के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। EAS की शुरुआत कुआलालंपुर मलेशिया में इसके प्रथम शिखर सम्मेलन के आयोजन के साथ हुई थी, इसलिए कथन 1 सही है। वर्ष 2005 में स्थापना के समय इसमें 16 प्रतिभागी देश शामिल थे, जिनमें आसियान सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य शामिल थे। जबकि 2011 में बाली इंडोनेशिया में आयोजित इसके छठे शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ शामिल हुए थे, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी,
जो कहता है कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित WASP-76b क्या है? एक्सोप्लैनेट, न्यूट्रॉन स्टार, ट्रोजन या फिर पल्सर? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, एक्सोप्लैनेट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 विशाल एक्सोप्लैनेट के ऊपरी वायुमंडल में बेरियम का पता लगाया है। बेरियम लोहे से 2.5 गुना भारी और अब तक का पाया गया सबसे भारी तत्व है। ये एक्सोप्लैनेट WASP-76b और WASP-121b 2 अल्ट्रा हॉट जुपिटर हैं जो अपने मेजबान सितारों WASP-76 और WASP-121 की परिक्रमा करते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। पहला ग्रह पृथ्वी से लगभग 640 प्रकाश वर्ष दूर है, जबकि दूसरा लगभग 900 प्रकाश वर्ष दूर है। WASP-76b और WASP-121b दोनों 2 दिनों में एक कक्षा पूरी करते हैं। इन निकायों में सतह का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अल्ट्रा हॉट जुपिटर गर्म गैसीय ग्रहों का एक वर्ग है जो बृहस्पति के आकार से मेल खाता है, लेकिन बृहस्पति के विपरीत उनकी कक्षीय अवधि छोटी होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, एक्सोप्लैनेट। चलिए अब आज के एपिसोड का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति के संदर्भ में किलाडी क्या है? चालुक्यों की लोक चित्रकला, इरुलूस का लोक नृत्य, संगम युगीन साइट या फिर चोल साहित्य? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संगम युगीन साइट। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में किलाडी के संगम युग स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन किया जा रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। किलाडी के अलावा मनालूर, कोंधागई और अगरम जैसे आसपास के गांवों में भी खुदाई की जा रही है। इस स्थल से मिली प्राचीन कलाकृतियों से पता चलता है कि करीब 3000 वर्ष पहले तक इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास उन्नत ज्ञान एवं कौशल था और वे व्यापार करते थे। अब तक इस उत्खनन में 2200 से अधिक कलाकृतियों को खोजा जा चुका है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संगम युगीन साइट। चलिए आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को नोट कर लेते हैं। द ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स टारगेट जी रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन बी सतत विकास समाधान नेटवर्क, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।